साथियों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को भी शुरू कर रहे हैं और बहुत फास्ट हम बहुत तरीके से चल रहे हैं साथियों। ग्रामर, हिंदी साहित्य, कहानियाँ, रचनाएं सब कुछ चल रही है साथ में। और मैं गारंटी देता हूँ इस एक महीने में आपका कोर्स ख़त्म करा के रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने वादा किया था आप लोगों से और शायद आपको भी पता होगा साथियों, मैं हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूँ और पॉजिटिव रह के ही हमेशा आप लोगों का सहयोग करता हूँ साथियों। ये आपने भी देखा होगा। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास जो भाग 1 है आधुनिक काल तक, उसे हम लोग यहाँ पर करेंगे। और ये भाग 1 है साथियों। अगर ये नोट्स अगर मंगवाने हैं किसी को तो आप मंगवा भी सकते हो, घर बैठे डाक द्वारा प्रिंटेड हिंदी साहित्य के नोट्स प्राप्त करें। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये भाग 1 है, बताना मेरा फ़र्ज है, लेना न लेना आपका फ़र्ज है। पूरा हैंड रिटन है और यही नोट्स में जो है आप लोगों को यहाँ पर करवाऊँगा। ये पूरा का पूरा हैंड रिटन है साथियों, जो मैंने लिखा है। इन्होंने फर्स्ट ग्रेड में भी धूम मचाई है, सेकंड ग्रेड में भी ये धूम मचाएंगे, ये मेरा वादा है। एक भी प्रश्न इनसे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि 100% तो देखो कोई दे नहीं सकता, लेकिन कोशिश मेरी है। इनमें बहुत सारी किताबों का समावेश है मित्रों। तो आप निश्चित रहिए और स्वस्थ रहिए और हमेशा विश्वास के साथ। ये इसका दूसरा भाग है साथियों, ये इसका दूसरा भाग है। देखो ये दूसरा भाग है, ये दूसरा भाग है इसका, ठीक है। इसके बाद में एक हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र का ये ब्रह्मास्त्र नोट्स हैं। ये ब्रह्मास्त्र नोट्स जो पूरे 1 लाइनर में लिखे हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त नोट्स है साथियों। ये देखो ये 1 लाइनर में लिखे हुए नोट्स हैं, तो आप इन्हें भी मंगवा सकते हैं। और सेकंड ग्रेड का जो है ये काव्य शास्त्र है, सेकंड ग्रेड का काव्य शास्त्र। इतना सा देखो आप, ये इतना सा काव्य शास्त्र है, इसमें से बहुत कुछ आप लोगों को मिल जाएगा, कोई दो राय नहीं है। सेकंड ग्रेड का काव्य शास्त्र। और एक है साथियों हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र के प्रश्न बैंक। ये प्रश्न बैंक के साथियों पहला भाग है, आदिकाल से आधुनिक काल तक का है। टॉपिक वाइज प्रश्न बैंक दिया गया है, टॉपिक वाइज। अब आप सोचिए, बहुत ज़बरदस्त है। और जो आंसर है वो लास्ट में दिए गए हैं। तो आपको जो भी मंगवाना है वो आप मंगवा सकते हो, आपकी इच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपकी इच्छा के ऊपर आपकी डिपेंड है साथियों। अब शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। ये तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास ये रहा आपके सामने। हिंदी साहित्य का इतिहास और लेखन परंपरा। हिंदी साहित्य का इतिहास और लेखन परंपरा कैसे शुरुआत हुई, कैसे क्या हुआ, सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। बहुत प्यारी बातें हैं जिन्हें हम लोग आज देखेंगे, सुनेंगे। और इन नोट्स को आप अपने रजिस्टर में बनाइए। अगर आप नहीं बना पाते हो, इतना टाइम नहीं है, तो नोट्स सीधे आप मंगवा सकते हो मेरे से। ज़्यादा कोई खर्चा होने वाला नहीं है साथियों। बस जेरोक्स का और डाक खर्च तो देखो आपको देना पड़ेगा। जेरोक्स भी आजकल 2 रुपये की होती है। बस यही चीज़ आप लोगों को मैं कहता हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए। आप पढ़िए, आप संवारिए अपने जीवन को, ठीक है। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक जो सूत्रपात हुआ है साथियों 19वीं सदी से हुआ है। कब से हुआ है? 19वीं सदी से हुआ है। इसके बाद में बात करेंगे साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के बीज हमें 252 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, कविमाला, कालिदास हजारा आदि ग्रंथों में देखने को मिलती है। सबसे पहले इन ग्रंथों से हमें पता लगा कौन कौन से ग्रंथ थे। 252 की वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, कविमाला, कालिदास हजारा, इन ग्रंथों में हमें जो है देखने को मिले हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रारंभिक वेशभूषा यहाँ पर हमें देखने को मिली, ठीक है। आगे बात करते हैं मित्रों 252 वैष्णव की जो वार्ता, ये जो ग्रंथ है 252 वैष्णव की वार्ता, और जो ग्रंथ है 84 वैष्णव की वार्ता। आदि ग्रंथों के जो लेखक हैं वो गोस्वामी गोकुलनाथ थे। इन ग्रंथों के जो लेखक हैं वो कौन थे? गोस्वामी गोकुलनाथ रहे हैं साथियों। इनके अंदर अलग अलग बातें दी गई है, हम लोग उनको भी पढ़ेंगे। तो 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता जो ग्रंथ है, उनके राइटर, उनके लेखक कौन रहे हैं? गोस्वामी गोकुलनाथ रहे हैं। यह आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे पढ़िए। स्पीड से करेंगे भैया हम लोग, यहाँ पर जो है ना टाइम खराब नहीं करना, क्योंकि अपने पास टाइम है ही नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं 84 वैष्णव की वार्ता
84 वैष्णव की वार्ता महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्यों का जीवन परिचय दिया गया है। जो एक ग्रंथ है विट्ठलनाथ जी का, वो साथियों 84 वैष्णव की वार्ता। इस 84 वैष्णव की वार्ता में क्या चीज है? इस 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य जी के शिष्यों का जीवन परिचय। तो यहां पर CV से वी, यानी कि CV से 84 वैष्णव की वार्ता, V से वल्लभाचार्य। बस इस तरह से ये ट्रिक मैंने यहाँ पर बनाई थी, उस जमाने में बनाई थी जब मैं पढ़ा था, और इस जमाने में मैंने इसमें बहुत कुछ ऐड कर दिया है। 84 वैष्णव की वार्ता में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्यों का जीवन परिचय दिया गया है साथियों। और ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर तो ये चीज बहुत जरूरी है। 84 वैष्णव की वार्ता और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्यों का जीवन वृत्त, 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, इन ग्रंथों के लेखक हैं गोकुलनाथ जी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं 252 वैष्णव की वार्ता। जो 252 वैष्णव की वार्ता है उसके अंदर विट्ठलनाथ जी के शिष्यों का जीवन परिचय है। उसके अंदर किसका जीवन परिचय? विट्ठलनाथ जी का। ठीक है, एक बार बताओ, 84 वैष्णव की वार्ता जो है उसमें किसका? वल्लभाचार्य जी के शिष्यों का जीवन परिचय। और 252 वैष्णव की वार्ता किसका है? गोस्वामी विट्ठलनाथ जी का है। दोनों को लिखा किसने? गोकुलनाथ ने लिखा था। ये बात है आपको याद रखनी है। आगे दोनों रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई थी। 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, दोनों की दोनों रचनाएं किस भाषा में लिखी? ब्रज भाषा में लिखी गई थी। आगे बात करते हैं अब भक्तमाल के लेखक, जो 1586 ईस्वी में लिखी गई। भक्तमाल के लेखक का नाम क्या था? नाभादास है। बहुत बार पूछी गई रचना है। आगे है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ आप सबको पता है, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ये हिंदुस्तानी। कौन सा ग्रंथ है? इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ये हिंदुस्तानी। ये सबको पता है कि हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ भी यही है। तो हिंदी साहित्य में पहले ग्रंथ को हम थोड़ा सा स्पीड से यहाँ पर जान लेते हैं किसका मीनिंग क्या है, और ये पूछा जाता है पेपर के अंदर बहुत बार। इस्तवार का मतलब होता है इतिहास, लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, एंदुई का मतलब होता है हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली हिंदी, और हिंदुस्तानी का मतलब होता है मुसलमानों द्वारा बोली जाने वाली उर्दू या फिर हिंदी। ठीक है, तो इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ये हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। जो इतिहास को लिखने के लिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने के लिए सबसे पहले कोशिश की गई जिस ग्रंथ में, तो वो ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ये हिंदुस्तानी। किसने लिखा है इस बात को अब आगे ही हम लोग जान लेते हैं साथियों, और ये आपको भी पता है किसने लिखा है। ये लिखा है साहब, इसके राइटर हैं, लेखक हैं, इसके बहुत खतरनाक लेखक हैं, और उनका नाम है, इनके लेखक का नाम है फ्रांस के या फ्रांस से विद्वान थे गारसा द तासी। कौन है उस ग्रंथ के लेखक? राइटर गारसा द तासी रहे हैं। इन्होंने किस भाषा में लिखा? फ्रेंच भाषा में लिखा। इस पुस्तक के कुल 5 भाग हैं और 2 संस्करण हैं। इस पुस्तक के कितने भाग हैं? 5 भाग हैं और 2 संस्करण हैं। ठीक है, इसमें देखो कैसे। पहला संस्करण 2 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम भाग 1839 में, द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। यही बात पढ़नी इतना। अब इतनी डिटेल, इतनी चौड़ी लंबी चौड़ी रामायण उनमें लिखवा देते हैं बड़ी बड़ी कोचिंगों पर। भैया देखो एक बात बताऊं, हम छोटे लोग हैं, हम छोटे लोगों से कोई पढ़ना नहीं चाहता। बहुत मैं बता देता हूं आपको, आज बहुत कड़वी बात करने वाला हूं मैं सबके साथ। क्योंकि क्या होता है कि जो छोटे लोग होते हैं ना बेचारे, जो मेहनत कर रहे होते हैं ना, उनको कोई नहीं समझता। और मैं आपको बता दूं, जो छोटे लोग हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे नोट्स देने की कोशिश करते हैं, मैं आपको बता देता हूं। लेकिन कौन समझता है इस बात को? कौन समझता है? मैंने टेस्ट सीरीज डाली, आज मैंने टेस्ट सीरीज 99 रुपये में, 50 रुपये में ये टेस्ट सीरीज मैंने दी, लेकिन इतनी मेहनत करके दिए मैंने, लेकिन हर व्यक्ति 1500, 2000, 2100, 999, 1100 इस रुपए में टेस्ट सीरीज खरीद लेगा, क्योंकि उनके नाम हैं। उस नाम के चक्कर में आप वो टेस्ट सीरीज खरीद लोगे। लेकिन छोटे लोगों की टेस्ट सीरीज आप क्यों खरीदोगे भाई? क्योंकि उनका नाम नहीं है। अरे नाम के पीछे क्यों दौड़ रहे हो? मेहनत के पीछे दौड़ो ना यार। आप सोचो कि कोई भी व्यक्ति अगर मार्केट में आता है वो बहुत मेहनत के साथ आता है, ऐसे अचानक से नहीं आ जाता है। तो उनके ऊपर विश्वास करो, जो मैं कह रहा हूं विश्वास करो साथियों। मैंने बहुत मेहनत करी है टेस्ट सीरीज में। 2nd ग्रेड की हिंदी की टेस्ट सीरीज है परिणाम के नाम से। आप उसमें एक पेपर तो देखो, आपको खुद को लग जाएगा यार कितनी जबरदस्त मेहनत है। हर चीज, अब मैं उसमें वीडियो भी डाल रहा हूं,
बहुत जल्दी बहुत फायदा होगा आप लोगों को। एक बार टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर किसी को साहित्य की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो वो ज्वाइन कर लीजिए। किसी को लगता है ग्रामर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, ग्रामर की कीजिए। पर मैं तो ये कहता हूं भैया 99 रुपीज में पूरी ज्वाइन करो ना, आपको बहुत फायदा होगा। आप नोट्स लीजिए, इन नोट्स को पढ़िए, फिर टेस्ट सीरीज को दीजिए, जबरदस्त फायदा होगा। आप विश्वास करो। क्यों? अब विश्वास तो आपको इसलिए नहीं होता क्योंकि हम छोटे लोग हैं, हम मेहनत कहाँ करते हैं। मेहनत तो आप तो बड़ी बड़ी दुकानों पे जाओगे ना भैया। ऐसा ही है यार, आप लोगों के लिए हम जी जान से लगे हुए। मैं रात को 1-1 बजे 2-2 बजे भी वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि वो वीडियो सुबह डल सके। मेरे पास भी टाइम तो नहीं है यार, लेकिन कर रहा हूँ ना। किसके लिए? एक जज्बा है आप लोगों का। आप देख रहे हो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ना, आज कमेंट करना बिल्कुल कि सर मैं आपसे कंटिन्यू पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं। आपका कमेंट आना चाहिए, मुझे पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए साथियों। यही आपसे दिल से दुआएं करता हूं मैं आप लोग से। भगवान जो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो मेरे से पढ़ रहा है, उसका सिलेक्शन निश्चित हो, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है मेरी तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। थोड़ा सा भावुक हो गया था। आगे इस पुस्तक, इस ग्रंथ में 5 भाग हैं और 2 संस्करण हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कितने भागों में? 5 भागों में। कितने संस्करणों में? 2 संस्करणों में। ठीक है। प्रथम संस्करण 2 भागों में प्रकाशित हुआ। कब कब हुआ था? 1839 में और 1847 में। 2 संस्करण थे ना, तो उसके अंदर 2 संस्करण के अंदर पहला संस्करण 2 भागों में प्रकाशित हुआ, तो दूसरा 3 भागों में प्रकाशित होगा। बात तो वही है ना, 5 भागों में प्रकाशित करना है। चलिए यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब द्वितीय संस्करण की बात आ जाती है। अब दूसरे संस्करण की बात यहां पर आ जाती है। तो द्वितीय संस्करण है साथियों, वो 3 भागों में प्रकाशित हुआ। पहला और द्वितीय भाग 1870 में प्रकाशित हुआ और तृतीय भाग 1871 में प्रकाशित हुआ। 2 हो गए, पहला, दूसरा और तृतीय। तो इसके अंदर भी पहला दूसरा लिया गया एक साथ और फिर तीसरा लिया गया, तो ऐसे मिलाकर के 5 हो रहे हैं ये। तो द्वितीय संस्करण 3 भागों में, प्रथम और द्वितीय। इस द्वितीय संस्करण में भी पहला और दूसरा माना अलग है। तो 1870 में और तृतीय भाग 1871 में प्रकाशित हुआ। बताओ आप जो। और इनके बाद में मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, कम से कम 150 क्वेश्चन। जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा और नामकरण वाला टॉपिक, 150 क्वेश्चन करा दूंगा आपको। अब फिर टेस्ट सीरीज में टेस्ट दे लेना, उसमें व्याख्या देख लेना, मजा नहीं आ जाए ना, गारंटी दे रहा हूं मैं, गारंटी मान लेना तुम लोग ये। ठीक है, आगे बात करते हैं इसी ग्रंथ में। इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का वर्णन मिलता है। और कौन सी पद्धति है? वर्णानुक्रम पद्धति या अकारादि क्रम पद्धति इसमें दिए गए हैं। जितने भी राइटर, कवि जो भी इसमें लिए हैं ना, उसमें वर्णानुक्रम पद्धति या अकारादि क्रम पद्धति से लिए गए हैं। इसका मतलब क्या होता है? जो हमारी वर्णमाला है ना, उसके अनुसार सिस्टम से जमाए हुए हैं सारे कवियों और लेखकों के नाम। तो गारसाज तासी का जो ग्रंथ है, सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास को लिखने की कोशिश इन्होंने करी है। और इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तान इनका ग्रंथ रहा, फ्रेंच भाषा में रहा और 5 भागों में इन्होंने लिखा और 2 संस्करणों में इनको लिखा है। और इसमें जो हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का वर्णन इसमें दिया है, उसके अंदर वर्णानुक्रम पद्धति और अकारादि क्रम पद्धति का प्रयोग इन्होंने किया है। तो ये चीजें जो मैंने अभी डिस्कस करी, उनको याद आपको रखना है। इस ग्रंथ के हिंदी संबंधी अंश का अनुवाद, ये जबरदस्त बात, इस ग्रंथ के हिंदी संबंधी अंश का अनुवाद 1953 में, मेरे मित्रों, इस ग्रंथ के हिंदी संबंधी ग्रंथ का अनुवाद, इस ग्रंथ का इस्तवार दला लिटरेचर हिंदू या हिंदुस्तानी ग्रंथ का जो हिंदी अनुवाद है, वो 1953 में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा किया गया था। जो गारसाज तासी ने ग्रंथ लिखा, उसका हिंदी अनुवाद 1953 में किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। जब बड़े बड़े पोथे आप लाओगे ना, तब उनकी बहुत सारी बातें पढ़ करके यहां तक पहुंची जाती है। मैंने उन सबको पढ़ के इसमें डाल दिया है। मैं आपको बता देता हूं कितनी किताबों का मिक्स है इन नोट्स के अंदर। डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन, आपको सरस्वती पांडे और तो जो किताबें मार्केट में आ रही है वो तो मैंने ली है। जिन्होंने भी अपने आप को महान समझ रखा है, मैं हिंदी साहित्य का विद्वान हूं, सबकी किताबें ले ली मैंने इसमें और डाल दी इसके अंदर, जो मुझे लगती है कि नहीं ये चीज इसमें होनी चाहिए, क्योंकि सर्वगुण संपन्न तो मैं भी नहीं हो सकता हूं। तो वादा है आप लोगों से, आपको पास करा के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। चले बढ़े आगे। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। यहां पर अब इस पुस्तक में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया।
लिखा हुआ है सिंपल सिंपल भाषा में कि इस पुस्तक में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। एक विदेशी विद्वान द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण प्रयास यह किया गया था। एक विदेशी विद्वान के द्वारा सबसे पहले यह काम किया गया। काल विभाजन का कोई प्रयास इसमें नहीं हुआ। अगला है, इस ग्रंथ में शामिल प्रथम कवि का नाम अंगद था। इस्तुवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी गार सदतासे का जो पहला ग्रंथ हुआ हिंदी साहित्य को लिखने का प्रयास किया गया, उस ग्रंथ में पहले कवि जो लिखा गया था वो अंगद था। इसलिए तो इसको अकारादि क्रम प्रवृत्ति या वर्णानुक्रम प्रवृत्ति कहा जाता है, क्योंकि अंगद में ये देखो सबसे पहले इसके बाद में हेमंत पंत इस ग्रंथ का अंतिम कवि माना जाता है। हेमंत पंत जो है इस ग्रंथ में क्या माना जाता है? अंतिम कवि माना जाता है। साथियों, अगर नजर नहीं आए तो 360 की क्वालिटी करके आप इनको देखिए। थोड़ा सा मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी यार, ठीक है ना भाई? यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आता है नंबर 2। सबसे पहले गार सदतासी। अब नंबर 2 पे आते हैं कौन? ठाकुर शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने हिंदी ग्रंथ को लिखने के लिए दूसरा प्रयास किया। सबसे पहले गार सदतासी ने सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ को विदेशी भाषा में, फ्रेंच भाषा में लिखने के लिए कोशिश करी। दूसरे नंबर पर आते हैं ठाकुर शिव सिंह सेंगर। अब ठाकुर शिव सिंह सेंगर जो है दूसरे प्रयास करने वाले हैं। ठाकुर शिव सिंह सेंगर की रचना का नाम था शिव सिंह सरोज और इसका प्रकाशन वर्ष था 1883। ठीक है, द्वितीय संस्करण इसका प्रथम 1878 में निकला। ठीक है, प्रथम 1878 में और उसके बाद में प्रकाशन इसका हुआ 1883 में। इसका जो प्रकाशक रहा है नवल किशोर प्रेस लखनऊ इसकी प्रकाशक रही है। और आगे है, हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का दूसरा प्रयास किया गया था। यह हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का कौन सा प्रयास था? दूसरा प्रयास किया गया था साथियों। और किसी भारतीय विद्वान का यह प्रथम प्रयास था। बात समझ में आ गई? किसी विदेशी विद्वान का हिंदी साहित्य लिखने का पहला प्रयास गार सदतासी ने किया। किसी भारतीय विद्वान का पहला प्रयास यहां पर ठाकुर शिव सिंह सरोज के द्वारा किया गया। किसी भारतीय विद्वान का पहला प्रयास जो हिंदी साहित्य को लिखने के लिए किया गया था और इसको नवल किशोर प्रेस लखनऊ यूपी ने इसको निकाला था और ये किसी भारतीय विद्वान का पहला प्रयास था। 1883 में इसका प्रकाशन वर्ष है। और ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने कौन सी रचना लिखी? शिव सिंह सरोज, एक हिंदी इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा। आगे इस पुस्तक में 1003 कवियों या लेखकों का जीवन परिचय है। जो शिव सिंह सरोज जो पुस्तक है इसमें 1003 कवियों का जो है जीवन परिचय या लेखकों का जीवन परिचय दिया हुआ है मेरे मित्रों। ठीक है, आगे बात करते हैं इसी क्रम में। अब आगे है साथियों, यह हिंदी भाषा में रचित सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ है। यह हिंदी भाषा में लिखा गया सबसे पहला और एक हिंदी विद्वान के द्वारा लिखा गया या पहला प्रयास किया गया लिखने के लिए। यह हिंदी भाषा में रचित सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ है। इस पुस्तक में काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास इसमें भी नहीं हुआ था। इसमें काल क्रम के स्थान पर हिंदी वर्णमाला क्रम या अकारादि क्रम शामिल किया गया है। देखो, गार सदतासी ने भी यही पद्धति को अपनाया और शिव सिंह सेंगर ने भी अपनी जो शिव सिंह सरोज पुस्तक लिखी हिंदी में लिखी उसमें भी यही पद्धति को अपनाया है। आगे है, ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड या पुष्पदंत, पुष्य पुंड पुष्पदंत एक ही है, को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो याद रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा हिंदी का प्रथम कवि किसे माना था? पुष्य या पुंड या पुष्पदंत। ठीक है, पुष्प गिरा सिर पर, पुष्प गिरा सिर पर, तो पुष्प से पुष्य पुंड या पुष्पदंत, सिर पर मतलब शिव सिंह सरोज। इस तरह से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। ठीक है मेरे बालकों, आगे बढ़े। तो ये अब तीसरे नंबर पर तीसरे राइटर साहब आ जाते हैं। तीसरे राइटर साहब आ जाते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। पहले कौन थे? गार सदतासी। दूसरे कौन थे? शिव सिंह सेंगर। तीसरे कौन आगे? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन की जो रचना रही है ना, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान रही है।
इनकी रचना का क्या नाम था? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन की रचना का नाम द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ अ नॉर्दर्न हिंदुस्तान कब प्रकाशित हुई? 1888 को। इसका प्रकाशक कौन था? द रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के पत्रिका के एक विशेषांक के रूप में इसको प्रकाशित किया गया था। इसकी भाषा कैसी थी? अंग्रेजी थी। इसकी भाषा कैसी थी? अंग्रेजी थी। और गार्सतासी ने किस में लिखा? फ्रेंच भाषा में लिखा। शिव सिंह सेंगर ने किस में लिखा? हिंदी में पहला प्रयास किया है। और एक भारतीय विद्वान के द्वारा गार्सतासी ने शिव सिंह सेंगर ने लिखा था, शिव सिंह सरोज को। आगे अब यहां पर डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त के अनुसार सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन अंग्रेज विद्वान के द्वारा किया गया है। देखो, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखने के लिए गार्सतासी ने प्रयास किया। हिंदी में पहला प्रयास शिव सिंह सेंगर ने किया। लेकिन यहां पर डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ये कहते हैं कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य इतिहास को लिखने का जो पहला प्रयास किया वो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा किया गया था। लेकिन किसके अनुसार? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त के अनुसार। ये बात ध्यान दे लेना है यहां पर। ठीक है मेरे मालिकों, और तुम सब भगवान करेंगे सक्सेस होंगे, ये मैं वादा करता हूं। आगे इसमें केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया गया था। ये जबरदस्त बात है, ये खतरनाक बात है भाई, खतरनाक पॉइंट है, इसको नोट कर लेना सभी कि केवल इस ग्रंथ के अंदर जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने केवल हिंदी कवियों को ही स्थान दिया था। केवल हिंदी कवियों को ही क्या दिया था? स्थान दिया था, जो आपको याद रखना है। अरे मैं इसे टाइपिंग करवाऊंगा, जो फील हैंड रिटन में आती है वो टाइपिंग में कहां आती है भाई? हैंड रिटन के जलवे कुछ अलग होते हैं, इनको क्या टाइपिंग करवाना? अरे ये तो वैसे ही टाइपिंग से कमजोर थोड़ी लग रहे होंगे आपको, बताओ आप लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहे हैं। साथियों कमेंट आना चाहिए, लाइक आपका आना चाहिए यार, थोड़ा हौसला बुलंद हो जाए। और वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करो। और कभी कभी लगे आपको कि अच्छे सर हैं, चेहरे से तो भद्दे हैं पर शायद चीजें कुछ अच्छी बता रहे हैं, तो स्टेटस पे लगा लिया करो यार, ठीक है? टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल ही देता हूं। अब बहुत सारे तो टेलीग्राम चैनल को छोड़ के भग रहे हैं, बताओ यार, अरे क्यों छोड़ के भग रहे हो? ऐसी चीजें, कोई ऐसी चीज ना मिल जाए इन चीज छोटे से व्यक्ति से जो आपकी लाइफ को सेट कर दे, क्यों भगते हो? टेलीग्राम चैनल जुड़ जाते हो फिर भग जाते हो। अरे क्या यार, कोई पता नहीं है कहां कौन सी ऐसी चीज मिल जाए जहां फायदा हो जाए। ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना आपकी जिम्मेदारी है। आज मुझे लगना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट ने आज मुझे वाकई में ही गर्वान्वित महसूस किया है। साथियों देखो, आज इसमें केवल हिंदी कवियों को ही स्थान दिया गया है। आगे बात करते हैं गार्सतासी के लिए। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया गया। ऐसा ग्रंथ जिसमें सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन और नामकरण पर प्रयास किया गया वो गार्सतासी रहे हैं, ऐसे राइटर, और जिन्होंने नॉर्दर्न हिंदुस्तान ये ग्रंथ इन्होंने लिखा। तो साथियों याद रखना इस बात को, सबसे पहला प्रयास और केवल हिंदी कवियों को ही लिया है इन्होंने, और किसी को भी नहीं लिया। तो सबसे पहले हिंदी ग्रंथ में प्रथम इतिहास ये माना जाता है जिसमें काल विभाजन नामकरण का पहला प्रयास हुआ। आगे है, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यह बात सबसे इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज ग्रेसन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य इतिहास का स्वर्ण काल घोषित किया था। भक्ति काल को स्वर्ण काल सबसे पहले कहने वाले कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन थे। याद करना, को क्या नाम था? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। भक्ति काल को सबसे पहले स्वर्ण काल कहने वाले जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन थे। आगे बात करते हैं, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन द्वारा अपनी इस पुस्तक को 12 अध्यायों में, कितने अध्यायों में? 12 अध्यायों में विभाजित किया था। और यह प्रश्न अनेक बार, जब मैंने एग्जाम दिया तब भी यह प्रश्न आया था। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन का जो ग्रंथ है वो ग्रंथ जिसमें सबसे पहले कालक्रम को लेकर के सबसे पहले प्रयास किया गया, हिंदी कवियों को सबसे पहले लिया गया, हिंदी में कोशिश करी गई, नहीं अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में नहीं, और
कितने अध्यायों में? 12 अध्यायों में लिखने का प्रयास किया गया। और जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ही ऐसे रहे हैं जिन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। आगे पढ़ते हैं। इसमें कवियों एवं लेखकों को काल क्रमानुसार स्थान दिया गया है। अभी तक सब में अकार आदि पद्धति, वर्णानुक्रम आदि पद्धति पर आधारित था, लेकिन इसमें काल क्रम के अनुसार दिया, क्योंकि ये जो ग्रंथ है उसमें काल विभाजन और नामकरण पर सबसे पहले प्रयास किया एक विदेशी विद्वान ने अंग्रेजी में, और हिंदी के विद्वानों को लेकर के किया गया था साथियों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब है साथियों, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा है। तो हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहने वाले सबसे पहले कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन रहे हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ नंबर पर आते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु 3 थे, तीनों भाई थे, उसके बारे में सारी चर्चा करेंगे। देखो साफ सुथरे इसमें लिखे हुए नोट्स। हैंड रिटन का कुछ जलवा अलग होता है, मैंने आपको बता दिए सारे के सारे नोट्स क्या है क्या नहीं है। यहां पर देखो, ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधुओं ने कौन सा ग्रंथ लिखा? मिश्र बंधु विनोद। कितने भागों में प्रकाशित हुआ? 4 भागों में। प्रकाशन वर्ष प्रथम 3 भाग तो 1913 में, और चौथा भाग जो है 1934 में प्रकाशित हुआ। इतने साफ सुथरे शब्दों में लिखा है, फिर क्या चाहिए भाई। आगे बात करते हैं। मिश्र ब्राह्मण गोत्र में उत्पन्न 3 भाइयों ने मिलकर हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का विकास किया था। ये मिश्र ब्राह्मण गोत्र के 3 भाई थे जिन्होंने मिलकर हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का विकास किया था साथियों। ठीक है, यहां तक कोई समस्या मेरे को लगता नहीं है, आपको होगी। आगे हम लोग यहां पर बढ़ते हैं इसी क्रम में। और तीनों भाई भी आप लोग यहां देख लीजिए, तीनों भाई कौन कौन थे सबको। और ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया, इनमें से मिश्र बंधु विनोद में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये तीनों भाई थे, गणेश जी थे, एक भगवान श्याम थे, और एक सुखदेव जी थे। ठीक है, गणेश जी थे, भगवान श्याम भी थे, और सुखदेव जी थे। जहाँ गणेश जी और भगवान कृष्ण भगवान श्याम हो तो सुख तो वहाँ मिलना ही है ना, तो सुखदेव जी थे। तो ये तीनों भाई थे। तो पंडित गणेश बिहारी मिश्र, राव राजा श्याम बिहारी मिश्र, राय बहादुर, डॉक्टर सुखदेव बिहारी मिश्र, ये इनकी उपाधियाँ थी साथियों। ठीक है ना, पंडित ये राव राजा और श्याम बहादुर। अगर डीपली बना दे तो ये पूछ भी सकता है, वो तो याद कर लेना। इस पुस्तक में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया गया था। और हिंदी साहित्य इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम मिश्र बंधु विनोद में ही प्राप्त होता है। अनेक बार क्वेश्चन आ चुका है। और ये इतिवृत्तात्मक लेखन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो अपने ग्रंथ को लिखा, मिश्र बंधुओं से लेकर के लिखा था। ये इतिवृत्तात्मक जो ग्रंथ है, ये इसको ही माना जाता है, मिश्र बंधुओं को ही। ठीक है, तो मिश्र बंधु जो ग्रंथ, जो मिश्र बंधु विनोद जो ग्रंथ है, इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम जो है किसको माना जाता है? मिश्र बंधु विनोद को माना जाता है। ऐसा कहने वाले भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहे हैं। आगे, इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास को 8 कालखंडों में बांटा गया है। हर बात बता रहा हूं, कितने कालखंडों में बांटा गया है? इसे 8 कालखंडों में बांटा गया है मित्रों। कितने कालखंडों में? 8 कालखंडों में बांटा गया है। अब आगे बढ़ जाते हैं इसमें। इसी क्रम में परवर्ती साहित्य इतिहासकारों ने इस ग्रंथ को आधार बनाया। परवर्ती साहित्य इतिहासकारों ने किस ग्रंथ को आधार बनाया था? वो मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ को आधार बनाया था। ये क्वेश्चन भी अनेक बार आता है। इसके बाद में ये इस बात पर मैं चर्चा कर रहा था। आचार्य शुक्ल लिखते हैं, ये पॉइंट अनेक बार आ गया, पेपर में खूब बार पूछा है इसको। पेपर में इतना पूछा है, जबरदस्त पूछा है इसको। ये लिखा हुआ साफ सुथरे शब्दों में आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से प्राप्त किए हैं। अनेक बार पूछ लिया इसको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने कहां से लिए हैं? मिश्र बंधु विनोद से प्राप्त
किए हैं। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए मेरे 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 भावी शिक्षकों। चलिए आगे बात करते हैं। अब आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 5वें नंबर पर आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनकी जो रचना है साथियों हिंदी साहित्य का इतिहास, सबको पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा किया गया था और वर्ष था 1929। कौन सा था, इनके बारे में सब जानते हैं। आगे है 1929 ईस्वी में यह पुस्तक नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुई थी। तो याद रखना, नागरी प्रचारणी जो सभा है काशी ने हिंदी साहित्य के इतिहास इस पुस्तक को 1929 में जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित किया था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित किया था, हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से प्रकाशित नहीं किया था। ये चीज को आप लोग यहाँ थोड़ा सा नोट कर लेना भाई, ठीक है, कर लोगे, कोई समस्या नहीं है। आगे अब आचार्य शुक्ल ने कहा है कि किसी भी देश या जाति का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना। आचार्य शुक्ल का कथन है ये क्या है, एक कथन है, कथन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं आजकल टीचर भी। किसी भी देश या जाति का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति, जहां पर चित्तवृत्ति आ जाए ना, सोच लेना ये ग्रंथ किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये, ठीक है। ये बात हो गई, संचित प्रतिबिंब होता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आचार्य शुक्ल ने सर्वप्रथम इतिहास लेखन के लिए उपयुक्त विकासवादी पद्धति का प्रयोग किया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पद्धति का प्रयोग किया ग्रंथ को लिखने के लिए, उस विकासवादी पद्धति का प्रयोग किया। तो ये याद रखना किसने किस पद्धति का प्रयोग किया था लिखने के लिए। किसने अकारादि वर्णानुक्रम, किसी ने कालानुक्रम, किसी ने विधेयवादी, किसी ने विकासवादी। तो यह आपको नोट करना है और लिखना है। आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। तो क्वेश्चन आ जाता है, प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ कौन सा माना जाता है, तो वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है। इसमें सर्वप्रथम युगिन प्रस्थितियों और काव्य प्रवृत्तियों को आधार बनाकर के काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया गया। तो याद रखना, युगिन प्रस्थितियों और काल प्रवृत्तियों को इसमें सम्मिलित किया गया और उसी आधार पर काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया गया था साथियों, ठीक है। यहां तक कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद में शुक्ल ने 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटकर हमें प्रस्तुत किया है, 900 वर्षों के इतिहास को। आगे है वीर गाथाओं के आधार पर प्रथम कालखंड को इन्होंने, देखो ये कितनी जबरदस्त बात है, वीर गाथाओं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कालखंड को वीर गाथा काल कहा और इसका जो है विक्रम संवत 1050 से 1375 का समय रहा। फिर पूर्व मध्यकाल दूसरा, जिसको भक्ति काल कहा, इसका जो है विक्रम संवत 1375 से 17 तक समय रहा। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को काव्यांग निरूपक लक्षण की ग्रंथि की रचना प्रवृत्ति के आधार पर फिर इन्होंने रीति काल कहा। साथियों, वीर गाथाओं के आधार पर इन्होंने प्रथम कालखंड को वीर गाथा काल कहा, जिसका समय विक्रम संवत 1050 से 1375 तक रहा। फिर पूर्व मध्य काल आया जिसको भक्ति काल कहा, जिसका समय विक्रम संवत 1375 से 1700 तक रहा। फिर उसके बाद में रीति काल आया। रीति काल यानी कि हिंदी साहित्य का उत्तर मध्य काल को इन्होंने काव्यांग निरूपक लक्षण होने की वजह से इन्होंने इस ग्रंथ को फिर रीति काल नाम दिया। गद्य साहित्य की प्रचुरता के कारण आधुनिक काल को इन्होंने आधुनिक काल कहा। किसके वजह से? गद्य साहित्य की प्रचुरता के कारण। बताओ, सारी चीजें मैंने यहां पर क्लियर कर दिया कि चारों के चारों काल कैसे कैसे नाम इन्होंने दिए हैं। इन पॉइंट को पढ़ लेना, ये जरूरी है। और भक्ति काल को इन्होंने 4 शाखाओं में बांट दिया। फिर भक्ति काल को इन्होंने 4 शाखाओं में बांटा। 4 शाखाओं में बांटने वाले भक्ति काल को कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहे हैं। इसके बाद में शुक्ल ने रीतिकालीन साहित्य को 3 काव्य आधारों में विभक्त कर दिया और भक्ति काल को 4 शाखाओं में इस तरह से बांटा गया है। वो जबरदस्त है भाई, जबरदस्त।
ठीक है, तो भक्ति काल को ये 4 शाखाओं में बांटा, पहले 2 शाखाओं में बांटा साथियों। तो ये है निर्गुण काव्य धारा और दूसरी है सगुण काव्य धारा। फिर निर्गुण काव्य धारा को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है, ज्ञानाश्री और फिर दूसरी है प्रेमाश्री। फिर सगुण काव्य धारा को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है, कृष्णाश्री और दूसरा है रामाश्री। तो साथियों याद रखना, निर्गुण काव्य धारा में ज्ञानाश्री प्रेमाश्री है, सगुण काव्य धारा में कृष्णाश्री और रामाश्री। अब इनके प्रवर्तक किसको माना गया? ज्ञानाश्री को संत काव्य भी कहा जाता है, प्रेमाश्री को सूफी काव्य भी कहा जाता है, कृष्णाश्री को कृष्ण काव्य कहा जाता है, रामाश्री शाखा को राम काव्य भी कहा जाता है। अब इनके प्रवर्तक या प्रतिनिधि कवि कौन है? ज्ञानाश्री या संत काव्य के कबीर प्रतिनिधि कवि हैं, प्रेमाश्री या सूफी काव्य के जायसी प्रतिनिधि कवि हैं, कृष्णाश्री या कृष्ण काव्य के सूरदास प्रतिनिधि कवि हैं और रामाश्री राम काव्य के प्रतिनिधि कवि जो है तुलसीदास हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको जरूर बना लीजिएगा। जो 4 भागों में इन्होंने बांटा है, ज्ञानाश्री, प्रेमाश्री, कृष्णाश्री और रामाश्री। वैसे तो मोस्टली तो 2 भागों में ये निर्गुण और सगुण, लेकिन फिर उन दोनों की भी 2-2 कर दी, इसलिए 4 हो गए। और उनके अलग अलग नाम भी फिर यहाँ पर दिए गए हैं। किन्होंने क्या नाम दिया ये आगे हम लोग चर्चा का विषय आगे चर्चा करेंगे साथियों। तो आज ये शुरुआत करी थी हमने, आगाज किया था हमने हिंदी साहित्य के इतिहास का। शायद आपको अच्छा लगा होगा साथियों, और ये जो टॉपिक है वो आगे अगली क्लास में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। अगली क्लास में हम इस टॉपिक को क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे मित्रों। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी बात, और अगला जो टॉपिक है वो इसे कंप्लीट हम करेंगे। तो जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 11 अक्टूबर 1884 को हुआ था। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1884 को। आचार्य शुक्ल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ 1929 में, रस मीमांसा बहुत बार पूछी गई है, सैद्धांतिक समीक्षा 1939 में, गोस्वामी तुलसीदास इनकी रचना है, महाकवि सूरदास व्यवहारिक समीक्षा इन्होंने लिखी है, चिंतामणि 4 भागों में लिखी है एक निबंध के रूप में, विश्व प्रपंच इन्होंने एक दर्शन के रूप में लिखा है, विश्व प्रपंच। ठीक है भाई। और इसके बाद में इन्होंने त्रिवेणी लिखी, काव्य संग्रह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मधु स्त्रोत के नाम से लिखा है, संपादन का कार्य भी किया इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किस किस का? जायसी ग्रंथावली का और नागरी प्रचारणी सभा, नागरी प्रचारणी पत्रिका का इन्होंने ये संपादन का काम भी किया था। एक पत्रिका, एक ग्रंथावली थी जायसी ग्रंथावली और दूसरी नागरी प्रचारणी पत्रिका का। विशेष कथन यहाँ पर बहुत बड़ा विशेष कथन आता है, यह विशेष कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि प्रबंधात्मक काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। इस विशेष कथन को कहने वाले भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही रहे हैं। तो याद रखना विशेष कथन में, यदि प्रबंधात्मक काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये कहने वाले कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहे हैं साथियों। आगे बात करते हैं, आचार्य शुक्ल ने केशव को रीतिकाल के प्रवर्तक, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है भैया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है यहां पर। आचार्य शुक्ल ने केशव को रीतिकाल के प्रवर्तक पद से हटाकर चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक घोषित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, केशव को इन्होंने रीतिकाल का प्रवर्तक नहीं माना। किसको माना है? चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में घोषित किया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का प्रवर्तक केशव दास को नहीं मानते या केशव को नहीं मानते, वो मानते हैं चिंतामणि त्रिपाठी को। याद कर लेना। आगे है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन, मुस्लिम आक्रमण की पराजय से उत्पन्न हिंदू जाति की हताशा की प्रतिक्रिया माना है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति आंदोलन जो है मुस्लिम आक्रमण की पराजय से उत्पन्न हिंदू जाति की हताशा की प्रतिक्रिया को मानते हैं। हिंदू जाति हताश हुई, इस प्रतिक्रिया को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आंदोलन या भक्ति आंदोलन को उजागर वो यहां पर करते हैं साथियों। तो चलिए अब आते हैं साथियों साहित्य आलोचना श्याम सुंदर दास। जो ये पुस्तक है ना, ये साहित्य आलोचना, ये किसकी है भाई? श्याम सुंदर दास की पुस्तक है। कौन सी? साहित्य आलोचना। मैंने ऐसे लिख दी, किसकी पुस्तक है? श्याम सुंदर दास की। आगे बात करते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही चल रहे। आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा नामकरण के लिए 12 ग्रंथों को आधार माना। वीर काव्य होने की वजह से वीर ग्रंथों के आधार पर उन्होंने वीर
काव्य लिख दिया। लेकिन इसमें आधार ग्रंथ कितने माने थे इन्होंने, उसको पहले कालखंड को वीर गाथा काल कहने के लिए 12 ग्रंथों को माना है। और वो 12 ग्रंथ कौन कौन से हैं, 12 ग्रंथों को माना है। और ये 12 ग्रंथ कौन कौन से हैं, विजयपाल रासो किसने लिखा, नल सिंह ने, परमार रासो जगनिक ने, कीर्तिलता विद्यापति ने, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार ने, इसके बाद में हमीर रासो सारंगधर ने, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाय ने, बिसल रासो नलपति नाल ने, खुमान रासो दलपत विजय ने, कीर्तिलता कीर्ति पताका विद्यापति ने, विद्यापति की पदावली विद्यापति ने, जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि ने, और खुसरो की पहेलियां अमीर खुसरो ने। ये 12 ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम देने के लिए इन वीर काव्यों को, इन वीर ग्रंथों को, इन 12 ग्रंथों को उन्होंने सम्मिलित किया और इन्हीं के आधार पर उन्होंने पहले कालखंड को वीर गाथा काल कहा। पहले कालखंड को उन्होंने वीर गाथा काल कहा, इस वजह से कहा। तो ये 12 ग्रंथ हैं और किसने क्या क्या लिखा है, तो ये मैंने उनके राइटर के नाम भी दिए हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। विजयपाल रासो ग्रंथ के इनके याद रख लेना किसने कौन सा लिखा था, नल सिंह, हमीर रासो सारंगधर, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाय, परमार रासो जगनिक, बिसल देव रासो नलपति नाल, खुमान रासो दलपत विजय, कीर्तिलता विद्यापति, कीर्ति पताका विद्यापति, विद्यापति की पदावली विद्यापति, 3 तो विद्यापति के हो गए, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार का है, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि का है, खुमार खुसरो की पहेलियां अमीर खुसरो ने लिखी। ये 12 ग्रंथों को आधार बनाया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने पहले कालखंड के लिए। बहुत जबरदस्त बात, बहुत जबरदस्त बात। बड़े अब देखो, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद हिंदी भाषा और साहित्य को महत्वपूर्ण देन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। इससे पहले भी जो है ना हिंदी साहित्य को महत्वपूर्ण देन हिंदी साहित्य को आचार्य कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। उसके बाद आए आचार्य, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी की हर बात का खंडन करने वाले कौन थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा था, डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र के द्वारा। ये तो पॉइंट ऐसे लिख दिया मैंने एक्स्ट्रा में। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र के द्वारा कहा गया था। तो ये चीज तो आप ऐसे ही ध्यान रख लेना, कोई दो राय इसमें नहीं होगी। अब आगे बात करेंगे मेरे मित्रों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो मैं शुरू करूंगा अगले वीडियो में। साथियों कैसा लगा जरूर बताइएगा, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं वादा करता हूं आपसे, दिल से वादा करता हूं, बहुत जबरदस्त टेस्ट सीरीज है। और नोट्स तो मैंने आपको बता दिए, ये काव्य शास्त्र के नोट्स हैं, हैंड रिटन है सारे। ये ब्रह्मास्त्र नोट्स हैं, जो 1 लाइनर नोट्स हैं सारे के सारे, हिंदी साहित्य के और काव्य शास्त्र के। और ये हिंदी जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये वो नोट्स हैं हैंड रिटन। ये इसमें 2 भाग आएंगे आप लोगों के लिए। ये 2 भाग, हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 1 और हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र भाग 2, ये आएंगे आप लोगों के लिए। और टॉपिक वाइज प्रश्न बैंक के भी 2 भाग हैं, टॉपिक वाइज प्रश्न बैंक के भी 2 भाग हैं। और इनको पढ़ने के बाद में शायद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। रचनाएं सारे के सारे मैं टेस्ट सीरीज में वहां पर फोल्डर बना के मैं डाल रहा हूं, वहां पर PDF भी डाल रहा हूं और वीडियो भी डाल रहा हूं सारी रचनाओं का, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कल हम लोग जो है इससे हिंदी साहित्य जो नामकरण हम लोग पढ़ रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से हम लोग कल शुरू करेंगे। साथियों अच्छा लगे प्यार दीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। धन्यवाद आप सभी का, इसी तरह प्यार बनाए रखें। थैंक यू।